आज हम देखेंगे टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो अक्सर विलेजेस एरिया में रहती हैं, उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 80P, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो सेक्शन 80P है, इसमें डिडक्शन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल जाएगी एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक। इन केस ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, फुल डिडक्शन इज अलाउेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स। पहला है 100% डिडक्शन इज अलाउड। 100% डिडक्शन किस में अलाउ होगा, इसको हम देखेंगे। पहला है profits attributable to certain specified activities. Profit attributable to certain specified activities. कुछ सर्टिफाइड एक्टिविटीज़ है, कुछ सर्टिफाइड एक्टिविटीज़ है, कुछ सर्टिफाइड एक्टिविटीज़ है इसके 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इंक्लूडेड इन GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, आपका डिडक्टेबल रहेगा। पहला है कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू इट्स मेंबर। यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है तो उससे जो इनकम हुई वो सेक्शन 80P में 100% डिडक्टेबल होगा। दूसरा है कॉटेज इंडस्ट्री। तीसरा है द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करते हैं तो उसकी जो मार्केटिंग होती है उसमें से जो इनकम हुआ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैंड में डिडक्टेबल होगी। इसका लॉजिक ये है कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का अच्छे से मार्केट नहीं कर पाते हैं तो वे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके बिहाफ में मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग करने से जो उनको प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होता है। उसके बाद हम देखेंगे परचेस। क्या का परचेस? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, सीड्स, लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर के बिहाफ में एग्रीकल्चर सीड्स, उसके कुछ आइटम्स परचेस करती है तो परचेस करी और अपने मेंबर्स को सेल करी, उसमें यदि कुछ इनकम हो जाता है तो वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल, यदि किसी एवरेज परचेस सीड्स की 100,000 रुपीज़ एक किसान की होती है और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 किसान हैं तो टोटल परचेस आपका 1 करोड़ रुपए का हुआ। 1 करोड़ रुपए की परचेस करने पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5 लाख रुपए का कमीशन या कैशबैक सेलर के द्वारा दिया जाता है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जिससे माल खरीदती है वो उसे 5 लाख रुपए का कमीशन देता है। तो 5 लाख का जो कमीशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैंड में सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होगी।
5वां नंबर है हमारा द प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या होता है, छोटे छोटे गांव में हर किसान की क्षमता नहीं होती कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस कर सके। मान लो खेतों में यदि धान हुआ तो हर किसान के पास ये क्षमता नहीं होती कि वे बड़ी बड़ी मशीनों को ला के उस धान को साफ कर सके। तो इसके बिहाफ में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रोसेसिंग का काम करती है। तो उसमें यदि कुछ इनकम होती है तो वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होगा। इसमें एक कंडीशन है कि उसमें जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो लेबर से हो, डेट इज विदाउट दी एड ऑफ पावर, यानी कि इसमें पावर का यूज नहीं होना चाहिए। तब यदि कोई इनकम होती है तो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में बहुत लेबर होते हैं। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेबर चाहिए, यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर चाहिए तो वो उन्हें बहुत कम रेट से पेमेंट करता था। तो लेबर का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लेबर हैं, तो इनकी जो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस में यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई इनकम होता है तो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होगी। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट करता है पर लेबर 300 रुपये और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको लेबर को पेमेंट करती है 290 रुपये। तो इसमें 10 रुपये का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रख रही है वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होगा। कंडीशन ये है कि ये जो काम है वो अपने मेंबर के लिए कर रही है। अब 7 नंबर है फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज़, डेट इज कैचिंग, क्यूरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग और मार्केटिंग ऑफ फिश और परचेस ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन कनेक्शन देयर विथ फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स। जैसे साउथ में फ़िश का बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो फिशरमैन जो होते हैं वे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। उनको यदि कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं तो वे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर फिर खरीदते हैं, जिससे वे बड़ी क्वांटिटी में खरीदते तो उन्हें सस्ता पड़ता है। या फिर वे सभी मछुआरे मिलके, फिशरमैन मिलके एक साथ जो होलसेलर रहता है उनसे डीलिंग करता है। तो इस एक्टिविटीज़ में यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई इनकम जनरेट होती है तो वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि नोट्स जो आपका 6 और 7 है, जो 6 और 7 है मतलब लेबर वाला और फिशिंग वाला, इस केस में डिडक्टेबल तभी मिलेगी जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाई लॉस और रूल्स में ये बात लिखी हुई है। और सोसाइटी का जो वोटिंग राइट है वो फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन के पास हो। फॉलोइंग क्लास ऑफ मेंबर्स के पास हो, मतलब 6 और 7 में आपको सेक्शन 80P की डिडक्शन तभी मिलेगी जब वोटिंग राइट्स, बाई लॉस एंड रूल्स में वोटिंग राइट्स जो हैं
वो फॉलोइंग क्लास ऑफ मेंबर्स के पास हो। पहला है जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है वो लेबर हो इस केस में, 6 वाले केस में, या फिर फिशरमैन हो, या फिर फिशिंग का एक्टिविटी करता हो, उसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए 100% उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। या फिर और एंड जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट। तो 6 और 7 मतलब जो लेबर से रिलेटेड है सोसाइटी या फिशिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सोसाइटी है, उसकी जो ये इस वाली इनकम है ये सेक्शन 80P में तभी डिडक्टेबल होगी जब उसके बाई लॉस एंड रूल्स में लिखे हों कि वोटिंग राइट है वो 100% रेस्ट्रिक्ट हो किसके बीच में, इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं या फिर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको सेक्शन 80P का डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेक्शन 80P का डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक को 100% डिडक्शन अलाउ होता है, 100% डिडक्शन अलाउ होता है इन सभी केस में। पहला केस है कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यदि उसमें कोई इनकम जनरेट होता है तो वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होता है। दूसरा कॉटेज इंडस्ट्री का इनकम। तीसरा मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रॉन बाय इट्स मेंबर्स। चौथा है द प्रोड्यूस एंड द परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइव स्टॉक्स। अपने मेंबर के लिए यदि वो परचेस करी है उसमें यदि कोई इनकम जनरेट होता है तो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होता है। यदि कोई प्रोसेसिंग का काम हो रहा है विदाउट द एड ऑफ पावर, तो यदि उसमें कोई इनकम होती है तो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होता है। फिशिंग से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें कोई इनकम होता है तो वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल होता है। 6 और 7 मतलब लेबर और फिशिंग एक्टिविटीज़ में कंडीशन है कि जो 100% वोटिंग राइट्स हैं उनके बाई लॉस और रूल्स में लिखे हैं वो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो इंडिविजुअल हैं, जो लेबर हैं, फिशरमैन हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, या ऐसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी को। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, प्रॉफिट ऑफ सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रॉफिट्स ऑफ सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 100% ऑफ प्रॉफिट्स जो GTI में इंक्लूड है वो डिडक्टेबल होगा। जो 100% प्रॉफिट है जो आपके GTI में इंक्लूड है, 100% ऑफ प्रॉफिट्स आपका सेक्शन 80P में डिडक्टेबल रहेगा। बीइंग अ प्राइमरी सोसाइटी इंगेज्ड इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल रेस्ड और ग्रॉन बाय इट्स मेंबर। 100% प्रॉफिट्स GTI में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो डिडक्टेबल रहेगा। तो किन सोसाइटी का डिडक्टेबल रहेगा? जो प्राइमरी सोसाइटी है, जो सप्लाई करी है। क्या चीज़ का सप्लाई करी? मिल्क का, ऑयल सीड्स का,
फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। जो कौन ग्रो कर रहा है? मेंबर्स। ये सब कौन ग्रो कर रहा है? मेंबर्स ग्रो कर रहे हैं। इनको सप्लाई कर रहा है पहला जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सेकंड, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। कभी कभी गवर्नमेंट क्या खुद नहीं लेके गवर्नमेंट कंपनी बना के उनसे माल खरीदती है, या स्टेचुरी कोऑपरेशन जो इस सब इनसे ये माल लेने का काम करी। तो प्रॉफिट ऑफ सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो छोटी छोटी, जैसे एग्जांपल के लिए अमूल इसमें क्या है? फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अमूल फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अमूल जिनसे माल खरीद रही है, छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, छोटे बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इन्हें कहते हैं हम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम सेक्शन 80P में डिडक्टेबल रहेगा इफ़ ये जो छोटे छोटे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बड़े फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, या गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को सप्लाई करती है। क्या चीज़ का सप्लाई करती है? मिल्क का, ऑयल सीड्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, जो कि उनके मेंबर्स ने बनाया है। इसका लॉजिक ये है कि जो छोटे छोटे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जो विलेज एरिया में पाए जाते हैं, वो अपना माल इकट्ठा करके इनको बेच सकें। ये बड़े प्लेयर हैं, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब बड़े प्लेयर हैं। तो इनको माल सप्लाई कौन कर रही है? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि उनके जो मेंबर्स हैं वो ग्रो करके मिल्क, ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल इनको सप्लाई करती है, तो इनसे जो प्रॉफिट होता है वो सेक्शन 80P में डिडक्टेबल रहेगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।